All right, everyone. Let's start October, November 2022, variance 21. The duration of this paper is 1 hour 30 minutes. All right. This is paper 2. You have two sections in this paper, section A and section B. In section A, you need to complete all the questions, but in section B, you need to attempt 3 questions, might be out of 4. All right. ये याद रखिएगा कि आपको ब्लैक या डार्क ब्लू पेन यूज करना होता है और HB पेंसिल यूज करनी होती है फॉर एनी डायग्राम्स और ग्राफ। इसका मतलब डायग्राम को आप पेन से नहीं बना सकते। ऑलराइट, और आप कोई भी आंसर पेंसिल में नहीं दे सकते, ये याद रखिएगा। अगर आपने पेंसिल से लिख के दिया वो नल एंड वाइट कर देगा उस आंसर को। ऑलराइट, इन चीजों का ख्याल रखिएगा। बाय द वे, पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रिंट हुआ हुआ है क्वेश्चन पेपर के एंड पे, जिसको आप यूज करेंगे इस पेपर को सॉल्व करते हुए। लेट्स स्टार्ट व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट क्वेश्चन। The diagram shows part of the periodic table. Okay, this is group 1, group 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and we have few elements in each and every group. कुछ हमारे पास ग्रुप 1 के हैं, कुछ हमारे पास ग्रुप 2 के हैं, कुछ हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, कुछ ग्रुप 3, कुछ ग्रुप 4, 5, 6, 7, राइट। लेट्स सी कि क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पर। Answer the following question using only the symbols. Only the symbols is really important. Formula नहीं लिखने, नाम नहीं लिखने, सिर्फ symbols लिखने हैं of the element in the diagram. Each symbol may be used once, more than once, or not at all. Give the symbol of the element that is catalyst in the hydrogenation of alkene. And we have done this in the class. मैंने आपको बताया है कि nickel is used as a catalyst in the hydrogenation of alkene. That's what we have done in the class. And since nickel is given, इसलिए हमने उसको ऑप्ट कर लिया, राइट। वैसे प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं आप हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए। सिंस प्लैटिनम इज नॉट गिवन इन दिस डेटा, व्हिच इज व्हाई हमने प्लैटिनम को इग्नोर किया, एंड सिंस निकल इज गिवन हमने निकल को ऑप्ट किया। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम इट्स ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन क्रायोलाइट। इफ यू रिमेंबर, क्रायोलाइट जो है वो आपका एक सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं। तो सॉल्वेंट is used to extract एल्यूमिनियम। तो क्रायोलाइट अगर एक सॉल्वेंट है और एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम की कर रहे हैं, that means right answer is going to be aluminum, and aluminum is also given in this chart. Okay, next is a metal below copper in the reactivity series. कॉपर से नीचे कौन है? अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, रिएक्टिविटी सीरीज ये थी हमारे पास। मैं उसका निमोनिक पढ़ देता हूं आसानी के लिए। प्लीज sand, cats, monkeys and zebras in large huge cages make show padlock. तो मैंने आपको इस निमोनिक का मीनिंग भी बताया मेटल्स के चैप्टर में। आप जानते हैं ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। कॉपर के बाद आएगा मरकरी, मरकरी के बाद आएगा सिल्वर, और सिल्वर के बाद क्या है? प्लैटिनम। तो वो पूछ रहे हैं इज अ मेटल बिलो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हमारे पास सिल्वर होगा, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ने मरकरी नहीं दिया हुआ हमें, Hg नहीं दिया हुआ हमें, राइट, तो हम सिल्वर को यूज करेंगे। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। उसूली तौर पे तो कॉपर के बाद क्या आना चाहिए? मरकरी, क्योंकि मरकरी पीरियोडिक टेबल में गिवन नहीं है इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। सिल्वर पीरियोडिक टेबल में गिवन है इसलिए हमने सिल्वर को ऑप्ट किया। इज अ गैस यूज्ड इन वेल्डिंग। अच्छा, वेल्डिंग के लिए जो गैस यूज होती है ये याद रखिएगा, उसको कहते हैं ऑक्सीजन। सही है, ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और शेयर कर लेता हूँ।
ethyne and oxygen both are used in welding. तो इथाइन तो कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। ऑक्सीजन एग्जामिनर ने दिया हुआ है मुझे, इसलिए बेटा मैं ऑक्सीजन को ऑप्ट करूंगा यहाँ से। ठीक है, मैं किसको ऑप्ट करूंगा यहाँ से? ऑक्सीजन को ऑप्ट करूंगा। तो हमसे सिंबल पूछ रहा है, हम सिंबल लिखेंगे, ओ लिखेंगे। ओके ओके, forms an ion with a charge of -1. ओके हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सो दे हैव 1 माइनस चार्ज। carries -1 charge to complete their octet. All right, ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ग्रुप 7 के जितने एलिमेंट्स हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए चार्ज -1। हेंस दे विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो एक्सप्लेनेशन होगी जिसको सोच के आंसर निकाल रहे हैं। अब हमारे पास कौन सा हैलोजन गिवन है? हमारे पास तो क्लोरीन गिवन है, तो हम क्लोरीन को लिखेंगे यहाँ पर। So यहाँ आ जाएगा Cl. I hope it makes sense to you. That's a question number 1. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next question. Question number 2. Question number 2 हमारे पास है carbon dioxide is a gas at room temperature. Okay, room temperature. Draw dot and cross diagram to show the arrangement of electrons in carbon dioxide molecule. Show only the outer electrons. Okay. तो हमने ये भी क्लास में आपको कराया हुआ है, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, राइट। तो बात समझाने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले बता देते हैं। कार्बन जो है वो ग्रुप 4 का एलिमेंट है, दैट इंडिकेट्स कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है, तो ज़हन में रखिएगा कि भाई ये कार्बन है, ठीक है, और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली। ऑक्सीजन है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, इसका मतलब इट हैज 2 ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 का एलिमेंट है। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। आपको एक कॉन्सेप्ट और भी याद होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में लिस्ट किया है मैंने। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में लिस्ट किया, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। सो हम ये भी याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो भाई एक ऑक्सीजन मैंने यहां बना दिया और दूसरा ऑक्सीजन मैंने यहां बना दिया, तो एक ऑक्सीजन आपका ये आ गया। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, या मेक सेंस। ये एक ऑक्सीजन आ गया आपका, ये दूसरा ऑक्सीजन आ गया, और जाहिर सी बात है डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर। तो देखो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ओके, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हो गए जिनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 6, बिकॉज इट फाउंड इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस 2, 4 एंड 6। सेम हियर, ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6, यानी ये सारे भी लिखकर देने हैं आपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रख के आप ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्लास में भी ये कहा था कि भाई ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए, और इसीलिए हमने बहुत एम्फेसाइज किया था पढ़ाते हुए आपको कि यार इसको याद करो, इसी पे सबसे ज्यादा टाइम लगाया था हमने, ठीक है।
Okay, describe the motion and separation of the particles in a gas. Gas में particles की motion क्या होती है? Random motion होती है obviously. ठीक है, haphazard motion होती है जिसको हम random motion कहते हैं. Separation, आप जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, very far away from each other, and that's what we have done in the class. आपके रजिस्टर में लिखा है सॉलिड लिक्विड गैसेस में जो स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया है वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. नेक्स्ट, द मेन प्रोसेसेस इन कार्बन साइकिल आर कंबस्शन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. और ये मैंने अभी जो लास्ट चैप्टर था ये उसी में मैंने आपको कार्बन साइकिल पढ़ाई है, राइट. नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उसके साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, इसलिए हम यहाँ पर ग्लूकोज भी लिखेंगे और यहाँ पर हम ऑक्सीजन भी लिखेंगे. हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते क्योंकि उसने मुझसे नेम मांगा है. ठीक है, नाम पूछे हैं प्रोडक्ट्स के तो मैं नाम दूंगा, फॉर्मूला पूछते तो मैं फॉर्मूला देता. याद है आपको किस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, सही है, कुछ एनर्जी होती है, इसके अलावा सनलाइट है, क्लोरोफिल है, अगर आपको याद हो. तो ये कन्वर्ट हो जाता C6H12O6 जो कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और साथ में कार्बन ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, राइट. दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और अगर मैं इसी को फ्लिप कर दूं तो रेस्पिरेशन हो जाएगा, राइट. उसके बाद है सम ऑफ द रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स एंजाइम्स. स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म एंजाइम. मैंने आपको क्लास में बताया कि एंजाइम इज बेसिकली द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ओके, और it is a biological catalyst. ठीक है जनाब. और it usually catalyze the reaction in organisms. Catalysis the reaction in organisms. ठीक है. Next, carbon dioxide is formed when hydrocarbons are completely combusted. Okay, name the other product of the complete combustion of hydrocarbon. ये भी बताया आपको कि सबसे पहली तो बात ये है कि भाई हाइड्रोकार्बन्स कहते किसे हैं? भाई हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये भी डिस्कशन की हुई हमने बहुत डिटेल से. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो अगर मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और ये एग्जामिनर ने मुझे खुद बता दिया. तो अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन है और कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो हाइड्रोजन की वजह से वाटर बनेगा ना बेटा. तो यही हमने क्लास में बताया है कि व्हेनेवर हाइड्रोकार्बन इज कंबस्ट और अंडरगोस कंप्लीट कंबशन ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म. और हमने आपको इक्वेशन भी लिखवाई है, और अगर आपको याद हो हमने इक्वेशन क्या दी थी आपको इसमें? हमने इक्वेशन दी थी C6H5 प्लस x प्लस y अपॉन 4O2 एरो XCO2 प्लस y अपॉन 2 H2O. यही दी थी ना इक्वेशन. तो वॉट कार्बन डाइऑक्साइड जिसने बता दिया वाटर रहता है, वाटर हमने उठा के लिख दिया यहाँ पर. उसके बाद वो कह रहे हैं द पैराफिन केरोसिन फ्रैक्शन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कंटेन हाइड्रोकार्बन. स्टेट वन यूज ऑफ पैराफिन केरोसिन फ्रैक्शन. केरोसिन जो है वो जेट एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए यूज होता है, जेट इंजन्स के लिए यूज होता है. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं केरोसिन जो है वो वैसे जितने आपके वो होते हैं लैम्प्स होते हैं लाइटनिंग के, उनमें भी इस्तेमाल होता है घरों में. ठीक है ना. सो आप यहाँ लिख सकते हैं used in lighting lamps
ये सबसे कॉमन है। इसके अलावा यूज फॉर कुकिंग, सही ना। गांव में आज भी पैराफिन के जो हैं वो स्टोव यूज किए जाते हैं कुकिंग के लिए, तो हम कुकिंग लिख सकते हैं। दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। The alkenes are a homologous series of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन मैंने अभी बताया आपको, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। और दूसरी बात homologous series। सो भाई homologous series, a series which differs by CH2 group, which differs by CH2 group. All right. तो कह रहे हैं give the general formula of the alkene. That's very easy. It's CnH2n. The structure of an alkene is shown. ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड से इसको नंबर असाइन करें 1 2 3 4, लेफ्ट से करो नंबर असाइन 1 2 3 4, तो बेटा डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो मिनिमम राइट हैंड साइड से आ रही है। ठीक है, ये 1 जो है ये यहाँ से लोअर नंबर है, जबकि यहाँ से हमारे पास थर्ड आ रहा है, तो हम लोअर नंबर को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए 1 डैश इन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, इसलिए 1 डैश इन। और 4 कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 डैश इन। इसको हमने और क्या नाम दिया था, 1 डैश ब्यूटीन। और ये हमने क्लास में किया है, ठीक है ना। We have discussed this thing in the class. Explain how this structure shows that alkene are unsaturated. ये भी बताया कि unsaturated means double bond between the carbon atom. Unsaturated means double bond exist between the carbon atom. All right. Now the next is hydrocarbon. Hydrocarbon तो मैंने अभी define किया था. Compounds consist of carbon and hydrogen only. All right. Next is alkenes are produced by cracking some fractions obtained from the fractional distillation of petroleum crude oil. What is mean by the term cracking? Cracking is basically a process in which long chain hydrocarbons is converted into short chain and more useful hydrocarbon. Short chain and more useful hydrocarbon. और यही डेफिनेशन हमने क्लास में भी दी आपको, और एग्जैक्टली वही डेफिनेशन भी लिखी है. Next is carbon monoxide is formed when alkene undergoes incomplete combustion. That's what we have done in the class again. State one effect of carbon monoxide on health. मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को रोक देता है. सो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन हेल्थ आप लिख सकते हैं, इट इज अ टॉक्सिक गैस. It stops the transportation of oxygen
by combining with hemoglobin. और यही हमने पढ़ाया था आपको. Okay. Now the next is alkene reacts with bromine to form compounds containing carbon, hydrogen, and bromine. A compound contains 22.2% carbon, 3.70% hydrogen, and 74.1% bromine by mass. Calculate the empirical formula of this compound. Now we have carbon. इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 22.2, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से. देन वी हैव हाइड्रोजन, इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 3.70, इसको डिवाइड बाय 1 करेंगे क्योंकि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है. देन हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 74.1, इसको हम डिवाइड करेंगे ब्रोमीन के AR से. लेट्स सी व्हाट वी हैव AR इन दिस पीरियोडिक टेबल. ब्रोमीन 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 इट्स एक्चुअली 80, तो हम 80 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, हम 80 से डिवाइड करेंगे. सो अगर मैं 22.2 को डिवाइड करूंगा 12 से, तो आई एम गेटिंग 1.85, आई एम गेटिंग 3.70 here, और 74.1 डिवाइडेड बाय 80 इज गोइंग टू बी 0.926. तो अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूं तो 0.93 हो जाएगा, 926 के बजाय 93 हो जाएगा. एंड सिंस 0.93 इज द लीस्ट वैल्यू, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं टू गेट द होल नंबर और टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो बाय ऑल. तो 1.85 divided by answer is going to be 1.99, that is going to be 2. ये है मेरे पास 1.99 और इसको हम 2 में कन्वर्ट कर देते हैं. Then 3.7 divided by 0.93 is going to be 3.97. 3.97. Okay. 3.97. 3.97 इसको हम राउंड ऑफ करके 4 कर लेते हैं बेटा, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा. तो हमारे पास कार्बन कितने हो गए 2, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हमारे पास ब्रोमीन कितने हो गए 1. दैट इज गोइंग टू बी आवर empirical formula. Now a different compounds of carbon, hydrogen, and bromine have the empirical formula this. The relative molecular mass of this compound is 263. Deduce the molecular formula of this compound. That's a very simple sort of calculation. 1 मार्क की है तो आपको ज्यादा काम भी नहीं करना. ये हो जाएगा C3H2Br. मैंने क्लास में एग्जैक्टली यही काम करवाया आपको. आप टेक इन n करें इक्वल्स टू mr. C3H2Br 12 times 2 plus 2 plus 80 is going to be 118. 118 n equals to mr. mr कितना गिवन है 236. तो यहां से n की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है. 236 divided by answer is going to be 2. तो अगर मैं C3H2Br टेकन n की जगह पे 2 रखूंगा तो मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा C5H4Br2 and that's my answer. Okay. Oh, not 5, it's basically 6. 3 times 2 6, 2 times 2 4, and 2 bromine. So this is going to be okay. And one more thing, we have 2 carbon here, so we need to put 2 here as well. Okay, make sure कि जब आप लिखें तो बहुत ध्यान से लिखिएगा. C2H4Br. All right, let's move on to the question number 4. This question is about ammonia and ammonium salt. Ammonia is manufactured by Haber's process. Name the catalyst used in the Haber's process. वो आपसे नेम कह रहे हैं, आयरन लिखेंगे हम यहाँ पर. सही है. Next is explain how a catalyst increases the rate of reaction. तो भाई catalyst जो है वो rate of reaction activation energy को लो करके increase कर देता है. तो हम यहाँ लिखेंगे catalyst
lowers the activation energy by providing an alternative pathway for the reaction. Now the next is ammonium phosphate. Formula is NH4 taken 3PO4 is a fertilizer. Calculate the percentage by mass of nitrogen in ammonium phosphate. Give your answer to 3 significant figures. Guys, ये भी करवाया आपको. सबसे पहला काम MR of ammonium phosphate determine करोगे. सही है. तो नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, प्लस फॉस्फोरस है, प्लस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, नाइट्रोजन का AR 14 टाइम्स 3, हाइड्रोजन का मास 1 होता है टाइम्स 12. ये 12 कैसे आया? ये 4 टाइम्स 3 कितना होता है? 12 होता है. फॉस्फोरस का AR होता है 31, ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 4. तो यहाँ से MR मेरे पास कितना आ जाएगा इसका? Let me calculate. 14 times 3 plus 12 plus 31 plus 16 times 4 is going to be 149. So this is the MR of ammonium phosphate. So yeah, that's my first step in this part. Second step, ammonium phosphate में mass of nitrogen कितना है मेरे पास? तो भाई mass of nitrogen is basically the AR of nitrogen which is 14. अच्छा, atoms of nitrogen कितने हैं यहाँ पर? फॉर्मूले में 3 है मेरे पास नाइट्रोजन. तो मैं अब फॉर्मूला लगाता हूं परसेंटेज बाय मास का. क्लास में हमने करवाया था, हमने कहा था रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एटम्स डिवाइडेड बाय MR इनटू 100. सो इट्स गोइंग टू बी 14 times 3 divided by answer into 100 is going to be 28.18. 28.18%. उन्होंने हमसे कहा है 3 sig fig में आंसर दो, तो 3 sig fig में आंसर दूंगा तो ये हो जाएगा 18 है बेटा, ये 28.18. तो 3 sig fig के अंदर अगर आंसर देना तो ये हो जाएगा 28.2%. ओके. नेक्स्ट इज fertilizers can make soil more acidic. Okay, अगर acidic है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, because हाइड्रोजन आयन shows acidic behavior. वो पूछ रहे हैं state the name of a compound used to decrease the acidity of the soil. तो मैंने आपको 3 नाम लिखवाए थे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो आप उन तीनों में से किसी एक का नाम लिख सकते हैं. ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लाइम वाटर neutralizes the acidity of the soil. That's what we have done in the class, right? तो वो आपसे नेम पूछ रहे हैं, इसलिए आपने नेम देना है. Explain how this compound decreases the acidity of the soil. तो आप बताएंगे कि भाई ये खुद क्या है? एल्कली. सॉइल क्या है? एसिडिक. तो न्यूट्रलाइज कर देगा ये सॉइल में मौजूद हाइड्रोजन आयंस को. ऑलराइट, तो आप यहाँ लिखेंगे सॉइल contain hydrogen ions which can be neutralized by calcium hydroxide. Okay. Now the next is ammonia is formed by the reduction of nitrogen monoxide N2O with hydrogen. The reaction is exothermic. That's very important. कि reaction exothermic है, इसका मतलब energy release हो रही होगी. Energy is released. ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास, सहन में रखिएगा इस इक्वेशन को. वो कह रहे हैं complete and label the energy profile diagram for this reaction to include reactants and products and enthalpy change of the reaction. Okay,
तो आप जानते हैं कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, राइट? ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, दैट इज N2O प्लस 4H2, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट में आपके पास है अमोनिया एंड वाटर। ओके, हमसे कह रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज बताओ। तो मैंने क्लास में बताया था आपको कि तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज का एरो हमेशा डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड एरो, और डेल्टा एच यहाँ पे लिख दीजिए, और डेल्टा एच नेगेटिव होती है। सही है, ये ध्यान में रखिएगा। वो हमसे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पूछ रहे, इसलिए हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बता रहे, लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी पूछते तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक कोट कर देते। वो पूछ नहीं रहे, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, जरूरत नहीं है आंसर देने की एग्जामिनर को इस सिलसिले में, ठीक है? लेकिन अगर वो पूछते तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होता है, जिसको हम EA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंस वो आपसे पूछ नहीं रहे, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो वो पूछ रहे हैं बस उसको लिख के उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, कॉपर टू ऑक्साइड CO रिएक्ट with ammonia. Okay, the products are copper, nitrogen, and a liquid which turns blue cobalt to chloride paper pink. Construct the equation for this reaction. सबसे पहली बात कि कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया, अमोनिया क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड थिंग, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है, और जो भी है आयन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यही लिखा है हमने रिडॉक्स में आपको कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयंस बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अमोनिया को मैंने रिड्यूसिंग एजेंट में लिस्ट किया है, तो आपको याद होना चाहिए, मैंने वहां पर भी कहा था आपको याद होनी चाहिए ये बातें। अच्छा, अब आप नोट करें, अमोनिया बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट इस कॉपर टू ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरी बात प्रूफ हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि एक लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड पेपर को पिंक कर रहा है। तो ये जो टेस्ट है, स्पेसिफिकली ये जो टेस्ट है आपका, ये वाटर का टेस्ट है। टेस्ट फॉर वाटर, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर में मैंने टेस्ट फॉर वाटर में करवाया आपको कि या तो एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट ब्लू हो जाएगा वाटर के साथ कंबाइंड होने पे, या फिर ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड वाटर के साथ कंबाइंड होने पे पिंक हो जाएगा। तो ये टेस्ट फॉर वाटर है। इसका मतलब ये जो लिक्विड है तुम्हारा, ये बेसिकली वाटर है। तो देखो, एग्जामिनर ने तुम्हें क्या किया, एग्जामिनर ने तुम्हें रिएक्टेंट्स दे दिए, एग्जामिनर ने तुम्हें सारी प्रोडक्ट्स देखी, अब तुम्हें इक्वेशन बैलेंस करनी है। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। तुम्हें एग्जामिनर ने रिएक्टेंट्स दिए, तुमने लिखा, तुम्हें एग्जामिनर ने प्रोडक्ट भी दिए, तुमने उन प्रोडक्ट्स को भी लिखा। अब तुम इक्वेशन को बैलेंस करोगे, राइट? क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ 2 नाइट्रोजन है, इसलिए तुम यहाँ पर 2 लगाओगे। तुम्हारे पास यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए, इसलिए तुम यहाँ पर 6 हाइड्रोजन के लिए 3 लगाओगे। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन हो गए, तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तुम यहाँ पर 3 लगाओगे। सिंस यू हैव 3 कॉपर हियर, तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पर 3 लगाओगे। एग्रीड ऑन दैट? Okay, that's the end of question 4. Let's move on to the question number 5. This question is about metals and metal compounds. Magnesium reacts with aqueous iron 2 ions. ठीक है, ये equation है आपके पास. Explain why this reaction involves both oxidation and reduction. Use the equation and ideas about electron transfer in your answer. Okay. ओके, देखो इसमें 2 चीजें हैं। पहली, मैग्नीशियम is converting into magnesium ions. So magnesium is basically oxidizing into magnesium ions. तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट? जाहिर सी बात है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 प्लस चार्ज है, तो 2 प्लस चार्ज उसी वक्त आएगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑन द अदर हैंड, आयरन 2 आयंस हैं, ये कन्वर्ट हो गए आयरन मेटल में, ये 2 प्लस चार्ज से 0 हो रहा है। दैट मीन्स इसने यकीनन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कहाँ से मिले होंगे? मैग्नीशियम से मिले होंगे, राइट?
तो जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम ने लूज किए वो इलेक्ट्रॉन्स आयरन आइंस ने या आयरन 2 आइंस ने गेन किए, राइट। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आइडियाज अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन योर आंसर। तो आप यहाँ लिखोगे मैग्नीशियम is oxidized into magnesium ions and losing electrons. So this is oxidation. ठीक है, iron 2 ions is gaining electron to give iron metal. This is called reduction. Hence, both 2 marks का part है, तो hence both oxidation and reduction takes place in this reaction. उसने redox की term use नहीं की, इसलिए मैं redox को यहाँ कोड भी नहीं कर रहा हूँ। Explain why iron conducts electricity. भाई iron एक metal है, metal contains C of electron, which is why it can conduct electricity. So iron is a metal and it has delocalized electrons. Delocalized electrons means moving electrons. Delocalized electrons also called free mobile electrons. Okay. और ये delocalized electrons पूरे स्ट्रक्चर में होते हैं, तो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर लिख दीजिए यहाँ पर। Explain why magnesium is extracted by electrolysis and not by reduction with carbon. तो मैंने आपसे कहा था, आपको ये इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, मैंने ये करवाया आपको मेटल्स के चैप्टर में। मैंने कहा था कि वो तमाम मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उनको आप कार्बन की रिडक्शन के थ्रू हासिल नहीं कर सकते, उनको हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हासिल करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल बिकॉज magnesium is more reactive metal, right? Next, describe a chemical test to distinguish between aqueous iron 2 ions and aqueous iron 3 ions. Aqueous iron 2 ions और aqueous iron 3 ions को टेस्ट करने के लिए हम aqueous NaOH भी यूज कर सकते हैं, हम aqueous ammonia भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो हम यूज कर रहे हैं aqueous NaOH. ऑब्जर्वेशन विद आयरन 2 आइंस, आपको पता है आयरन 2 आइंस के साथ ग्रीन प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। ग्रीन प्रेसिपिटेट्स अपीयर, जबकि आयरन 3 आइंस के साथ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते हैं। ये सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, उसने पार्ट पूछा आपसे, एक्सप्लेन व्हाई मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने कहा था कि मोल्टन का मतलब क्या होता है, मोल्टन का मतलब होता है विदाउट वाटर। और मोल्टन का मतलब एक और भी होता है, लिक्विड फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म। तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ मैग्नीशियम और क्लोराइड होंगे। तो मोल्टन में क्या होते हैं,
फ्री मोबाइल आयंस अवेलेबल होते हैं, सही है। इन मोल्टन वी हैव free mobile ions available. Okay, predict the products formed at the anode and cathode when molten magnesium chloride is electrolyzed. Guys, सबसे पहले तो ये पता हो कि भाई आपका एनोड क्या है। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। आपको हमने क्लास में बताया है कि जो कैटाइंस हैं वो कैथोड पे जाएंगे क्योंकि वो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है, जो एनाइंस हैं वो एनोड पे जाएंगे क्योंकि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो कैथोड पे जो है वो कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में मैग्नीशियम आयंस भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट में क्लोराइड आयंस भी होगा। मैग्नीशियम आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और गेन करके मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कैथोड पे क्या होगा, मैग्नीशियम, बिकॉज एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो ये हमारा एट कैथोड की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब एनोड पे हमारे पास क्या है, क्लोराइड। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो ये क्लोराइड ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन एटम और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, क्लोरीन ऑलवेज एक्सिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एट एनोड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एनोड पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। All right, let's continue. So what we were saying, this question is about compounds of nitrogen. The equation represents the equilibrium between N2O4 and NO2 at a high temperature in a closed container. याद रखिएगा कि NO2 जो है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। Question is predict what happens to the position of equilibrium when the pressure is decreased. यार प्रेशर जो है ना वो रेफर किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 1 मोल, और इसके यहाँ कितने मोल्स हैं, 2 मोल, राइट। अब अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर, प्रेशर को वो डिक्रीज करने के लिए कह रहे हैं, तो अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। हमने आपको क्लास में करवाया है ना कि पोजीशन, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन वेयर वी हैव लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। इसका मतलब रिएक्ट इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड चला जाएगा। सो प्रेडिक्शन क्या है मेरे पास, प्रेडिक्शन ये है कि इक्विलिब्रियम favors towards right hand side, okay. Equilibrium favors towards right hand side. Explanation देने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, हम इस पे बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और बॉयल्स लॉ स्टेट्स कि जब प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है,
और वॉल्यूम उस वक्त इंक्रीज होगा जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, राइट। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख के दे सकते हैं reactants have fewer moles while products has larger moles, right? So decreasing the pressure increases the volume. ये बॉयज लॉ लगाया मैंने, increases the volume, hence reaction, hence equilibrium, favors towards right hand side. Okay, the table shows the concentration of NO2 in the closed container at 3 different temperatures. Okay, तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऑब्वियसली कंसंट्रेशन जो है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। स्टेट व्हाट दिस इंफॉर्मेशन शोज अबाउट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होती है, ये प्रोडक्ट है ना आपके पास, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको, when temperature increases product also increases. This means forward reaction is endothermic. And surprisingly मैंने आपको ली शटर्स प्रिंसिपल जो करवाया उसमें एग्जांपल भी मैंने एंडोथर्मिक में इसी की ली है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हुआ है रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज इज एंडोथर्मिक, और जब एंथैल्पी चेंज एंडोथर्मिक होगा तो ऑब्वियसली उस एंडोथर्मिक चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव से। एक्सप्लेनेशन क्या होगी, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे एट हायर टेम्परेचर concentration of product is higher, right? Okay, now the B part of this question is nitrogen dioxide is made by heating lead to nitrate PbNO3 taken to the other products are lead to oxide, a gas which relights a glowing splint. पहली तो बात ये हो गई कि ये जो गैस है which relights a glowing splint, this gas shows कि भाई ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस का टेस्ट है। relights a glowing splinter shows the presence of oxygen, और ये lead to oxide है, तो lead to oxide का फॉर्मूला क्या होगा, PbO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमें मिल रही है यहाँ से, ठीक है। वो पूछे कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन, तो इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये है लेड टू नाइट्रेट, आप उसको हीट कर रहे हो, कन्वर्ट हो रहा है पीबीओ में, कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन गैस में। नाउ वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, ऑलराइट। हाउ मेनी नाइट्रोजन्स हियर, 2, तो जाहिर सी बात है 2 नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ। अब जरा देखिए यहाँ पर लेड कितने हो गए, 2, तो यहाँ भी 2, सही है। यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 4। यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 × 2 6, 6 × 2 12,
तो ये हो जाएगा 4 times 2 8, 8 and 8 plus 2 10, 10 plus 2 12. That's how you need to balance the equation. Nitrogen dioxide contributes to acid rain. State one effect of the acid rain on organisms. तो मैंने आपको बताया था कि लेक्स जो हैं वो लेक्स में जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने आपको केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि जो लीव्स हैं, जो क्रॉप्स है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ऑलराइट, इट डैमेजेस trees, destroy aquatic life, और aquatic life में क्या आ जाएगा? Fishes. Okay. Nitric acid is a strong acid. State the meaning of the term strong acid. Acid which fully dissociated in aqueous medium. Acid which completely ionizes in aqueous medium. Next is suggest a pH value for the concentrated solution of a strong acid. मैंने आपको बताया strong acid की pH value होती है 0, 1, 2. तो आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, 0, 1 and 2, तीनों रेंज उठा के लिख दीजिए, कुछ भी हो सकती है इसमें से। Complete the ionic equation for the reaction of acid and an alkali. That's what we have done again. ये जो आपके पास H plus है, इसको आप एसिड कहते हो। अगर आपको याद है, मैंने इसकी आयनिक इक्वेशन बना के दी थी। मैंने कहा था जितने एल्कलीज होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है। ऑलराइट, that's the end of question number 6. Let's move on to the next question. That is question number 7. Question number 7 is related to organic chemistry. The structure of an organic compound is shown. अगर आप थोड़ी देर के लिए नोटिस करें, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। राइट, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, ये आपके पास एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एंड सर्टेनली ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, वो कह रहे हैं डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है। लेट्स काउंट कार्बन 1 2 3 4। हम यहाँ लिख देते हैं 4 कार्बन्स। लेट्स काउंट हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन्स। लेट्स काउंट ऑक्सीजन 1 2 3, 3 ऑक्सीजन। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कंपाउंड का। Another isomer of butanol has the structure shown. Okay, state the meaning of the term isomerism. Isomerism क्या होता है? कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। Compounds which have the same molecular formula but different structural formula और ठीक है, draw the structure of the different isomer of butanol. अगर आप थोड़ा सा नोट करें, मैं इसको राइट हैंड साइड से कार्बन एटम का नंबर असाइन करता हूँ। ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी राइट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रही है 1। लेफ्ट से करो 1 2 3 4, लेफ्ट से आ रही है 4। जहां से पोजीशन मिनिमम होती है नेमिंग के लिए वो साइड अडॉप्ट करते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। तो इस कंपाउंड का नाम है, अगर आपको याद हो, ब्यूटेन 1-ओल। और मैंने क्लास में बताया था कि अगर हम OH का पोजीशन चेंज कर दें तो भी हमारे पास आ जाएगा, और वो क्या होगा?
ये था वो, अगर आपको याद हो, हमने कहा था OH इस कार्बन एटम पे अटैच कर लो, हमने कहा था कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच करो, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच करो, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच करो, ये आ जाएगा हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को अगर तुम नाम दोगे तो 1 2 3 4, लेफ्ट से करो 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास जब राइट से नंबरिंग कर रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रही है 3 और लेफ्ट से करने पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रही है 2, तो मैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन सी लूंगा? 2 लूंगा, क्योंकि वो मिनिमम पोजीशन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्यूटेन 2 ओल। वो मुझसे कह रहे हैं स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर, राइट? इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ब्यूटेन 2 ओल हो सकता है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो मैं इसको उठा के यहाँ लिख दूं, ओके। इसका नाम हो गया। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे पॉसिबल है, मैंने आपको सिर्फ ये दो नहीं कराए, मैंने आपको बहुत सारे कराए। मैं एक और बता देता हूँ, मैंने क्लास में क्या करवाया, मैंने ये भी करवाया क्लास में। अगर आपको कंटेंट याद है तो आपको पता होगा, मैंने ये भी करवाया है, CH3 CH2OH, हमने ये भी किया है। अगर आपको याद है हमने क्लास में ये भी करवाया आपको, CH3 1 2 3 4 CH3 CH3 CH3OH। सो बेटा ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस वन इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, इसलिए मैंने ये बना के दिया है आपको, ठीक है? ओके, तो इन तीनों में से कोई भी बना सकते हैं। हमने 4 बना के दिया आपको क्लास में, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ये थर्ड आइसोमर है, इसका भी नाम दिया हुआ है, ये फोर्थ आइसोमर है, इसका भी नाम दिया हुआ है मैंने आपको क्लास में। इसको कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, इसको कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है? ये सब नाम दिए हुए, सब दिए हुए। तो इन चारों में से कोई, इन तीन में से कोई एक लिखना है, तो मैंने सबसे आसान वाला लिख के दिया आपको। नेक्स्ट इज ब्यूटेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म एन एस्टर, नेम दिस एस्टर। तो मैंने आपको कहा था कि जब नाम देते हैं तो पहले एसिड का पार्ट आता है, सॉरी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो पहले एसिड का पार्ट आता है, तो हम पहले एसिड का पार्ट लिख लेते हैं। इनफेक्ट हम पूरा रिएक्शन करवा के दिखा देते हैं आपको, क्योंकि एग्जामिनर ने उसको कंडेंस फॉर्म में लिखा है, तो हम भी ऐसे लिखते हैं, CH3COOH। और रिएक्शन किससे हो रहा है? ब्यूटेनॉल से। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2CH2CH2OH। आई बिलीव मैंने इस पैटर्न की कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर दिया आपको, ठीक है? और याद रखिएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर आपको याद हो, यहां से OH और यहां से H दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। एसिड का पोर्शन पहले आएगा स्ट्रक्चर लिखते हुए, उसके बाद अल्कोहल का पोर्शन आएगा, और मैंने कहा था जब अल्कोहल का पोर्शन होगा तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होगी। ओके, अब इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? ब्यूटाइल, ये भी आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है। और इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? इथेनोएट। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल इथेनोएट। तो ब्यूटाइल इथेनोएट इज द नाम। अब वो आपसे स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर जो है, मैं इसको जगह 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 चाहिए मुझे, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं हम आपको, सही है ना? इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है, CH3COO, ये हो जाएगा आपके पास CH2, ये हो जाएगा आपके पास CH2, ये हो जाएगा आपके पास CH2 एंड देन CH3। अगर किसी स्टूडेंट ने, वैसे हम इसको डिस्प्लेड स्ट्रक्चर कहते हैं अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, सिंस ही इज नॉट आस्किंग डिस्प्ले, अच्छा yes, he is asking the displayed structure because this guy show all the atoms and all the bonds, and that's the most powerful statement here, show all the atoms and all the bonds। इसका मतलब मुझे ये स्ट्रक्चर बनाकर देना है, मैं ये नहीं लिख सकता, ठीक है, आंसर में। नेक्स्ट इज द partial structure of a polyester is shown।
draw the structure of the two monomers used to make this polymer. If you remember in my lecture मैंने आपसे ये कहा था कि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको पॉलीमर दे दे और आपसे मोनोमर पूछे, और मैंने आपको समझाया था कि जब मोनोमर पॉलीमर देके मोनोमर पूछेगा तो सबसे पहला काम जो एस्टर का लिंकेज है उसको तोड़ो, सही है। तो मैं सबसे पहला काम बॉन्ड यहां से ब्रेक करूँ, यहां से भी ब्रेक करूँ, यहां से भी ब्रेक करूंगा, ऑलराइट। According to my lecture, which I have given you in the class information, उसके मुताबिक oxygen will get hydrogen or water, right? According to my lecture, CO is getting OH of water. मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था और यही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली मैं इस वक्त अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखें ये लिखा हुआ है ना मेरे पास पूरा का पूरा, इसी को लिखूंगा मैं। हो जाएगा CH2 टेकन 6, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये भी आपके पास ऑक्सीजन है, और ये क्या हासिल कर रहा है, हाइड्रोजन और वाटर। ये भी हाइड्रोजन आ गया, ये भी हाइड्रोजन आ गया, ये आपका डायोल बन गया, राइट। प्लस ये है आपके पास CH2 टेकन 6, ये आपके पास CO है, ये भी आपके पास CO है, एज इट इज आपने कॉपी किया जैसे लिखा हुआ है। अब CO क्या हासिल कर रहा है, OH और वाटर, तो यहाँ भी OH आ गया और यहाँ भी OH आ गया। एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन है, वही काम कर रहा हूं जो मैंने क्लास में करवाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज टेरिलीन इज अ पॉलिएस्टर, स्टेट वन यूज ऑफ टेरिलीन। बेटा टेरिलीन पॉलिएस्टर है, क्लोथिंग में यूज होता है, पैराशूट मेकिंग में यूज होता है, पैराशूट एंड क्लोथ मेकिंग। कारपेट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, कर्टन्स बनाने में इस्तेमाल होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। नेम अ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल व्हिच हैज द सेम एस्टर लिंकेज एज स्टेरिलीन। अच्छा ये हम पार्ट स्किप कर सकते हैं इसलिए क्योंकि ये अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसका आंसर फिर भी लिख के दे रहा हूँ। फैट्स, फैट्स में भी एस्टर लिंकेज होता है। सिंस फैट्स इज नॉट द पार्ट ऑफ कोर्स, नॉट इन सिलेबस एनीमोर, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखना कि भाई टेरिलीन में एस्टर लिंकेज होता है, फैट्स में भी एस्टर लिंकेज होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी। आगे, starch is a polymer which can be hydrolyzed. State the meaning of the term hydrolysis. Again, starch is not in course, not in the syllabus, लेकिन हाइड्रोलिसिस मैंने क्लास में करवाई है आपको, है ना, वो मैं जरूर डेफिनेशन दूंगा आपको। स्टार्च नॉट इन दी course or syllabus, but hydrolysis is the part of the course because मैंने hydrolysis of ester करवाया आपको। तो hydrolysis बेसिकली क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू टूट जाना। तो ब्रेक डाउन of a substance in the presence of water. That's the end of the question. Now let's move onto this. EF syllabus पे नहीं है हमारे। Question number 8. This question is about metals and metal compounds. Brass is an alloy of copper and zinc. Brass is less malleable than either copper or zinc. Explain with reference to the structure of metals why brass is less malleable than either copper or zinc. You may include a label diagram in your answer. Okay. Alloy. Alloy तो है mixture of metals. All right. तो जो मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स होते हैं, उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो लेयर्स ऑफ एटम कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ऑलराइट, ओके। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ। टू कन्वर्ट देम इनटू शीट्स, टू कन्वर्ट देम इनटू शीट्स। तो अगर वो कह रहा है लेस मैलिएबल, इसका मतलब कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू शीट्स वेरी इजीली, सही है।
और वो कह रहा है कि brass is less malleable than either copper or zinc with reference to the structure of the metals. तो पहली तो बात ये है, metal atoms can slide over each other if external force is applied. Right? Next point, in alloys, इस तरह से लिखते हैं, alloys are the mixture of metals due to the presence of different atoms of different sizes they cannot slide over each other. सही है? So हम यहाँ अगर डायग्राम भी बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं. हम यहाँ पर कुछ बड़े बड़े आइटम शो कर देते हैं और अब हम छोटे आइटम्स की तरफ जाते हैं. सही है? ये है एलॉय की डायग्राम. आगे चलते हैं. The table shows the reactivity of 4 metals with cold water and with steam. Okay, guys, you have to be very very careful, very careful. सबसे important बात मैं आपको बताऊं, मर्क्यूरी का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं हो रहा और स्टीम के साथ भी नहीं हो रहा. इसका मतलब मर्क्यूरी इज द लीस्ट रिएक्टिव. ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, आप जानते हैं पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ वेरी फास्ट और स्टीम के साथ एक्सप्लोसिव. इसका मतलब पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन डू इज कि देखो यूरेनियम का वेरी स्लो है जबकि क्रोमियम का नन. ओह माय गुडनेस, क्रोमियम का नन, राइट? यूरेनियम का स्लो है और क्रोमियम का स्लो. तो इसका मतलब यूरेनियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम और ये हो जाएगा क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम में एक रिएक्शन नहीं हो रहा जबकि यहाँ हो रहा है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा. इन दोनों में तो ये स्लो है, इन दोनों से डिस्टिंग्विश हो रहा है. ठीक है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. That's how we can determine the position of metal in the reactivity series, जिसके मुतालिक मैंने डिस्कशन भी की थी आपसे कि हम पोजीशन भी डिटरमिन कर सकते हैं. और देखें उस पर सवाल आया हुआ है पूरा. नेक्स्ट इज the full symbol of an ion of mercury is shown. Deduce the number of electrons and neutrons on this ion. बेटा अगर एटॉमिक नंबर 8 है और 2 प्लस चार्ज है तो इसका मतलब इसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे और 78 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं. और 199 माइनस 80 कितना होगा? 199 माइनस 80 इज गोइंग टू बी 119 न्यूट्रॉन्स होंगे. ऑलराइट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 78. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 119. ओके, नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम 3 सल्फेट इज दिस. और आप याद रखिएगा कि ये जो आपके पास वाटर है ये बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. मैंने क्लास में कहा था
अगर कोई कंपाउंड देगा तो उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खुद से देगा, ठीक है। स्टेट द नेम गिवन टू द वाटर प्रेजेंट, मैंने कहा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Now the next is aqueous bromine reacts with aqueous potassium iodide. Okay, तो aqueous bromine ये है मेरे पास, उसका रिएक्शन है aqueous potassium iodide से। That's what we have done in the class. आप जानते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये आयोडाइड आयंस को डिस्प्लेस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन और खुद कन्वर्ट हो जाएगा टू पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर एक्वस आयोडीन, ये लिखा हुआ हमारे पास, एंड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड, ये लिखा हुआ हमारे पास। ये तो बहुत आसान हो गया कि एग्जामिनर ने हमें सब कुछ खुद ही दे दिया है। कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल फॉर दिस रिएक्शन, आसान है ये भी। ये तो एज इट इज रहेगा, आयोनाइज नहीं होगा, सही है, और ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी आयोनाइज नहीं होगा। आप जानते हैं कि ये पोटेशियम इस टू पोटेशियम से कैंसिल होगा, सो व्हाट वी लेफ्ट हियर, यहाँ से टू आयोडाइड आयंस लेफ्ट और यहाँ से टू ब्रोमाइड आयंस लेफ्ट। तो बेटा आयनिक इक्वेशन अगर मुझे बना के देनी है आपको तो वो ये होगी, Br2 प्लस 2 आयोडाइड आयंस एरो I2 प्लस 2Br माइनस। ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। वो कह रहे हैं स्टेट सिंबल बताओ, तो ब्रोमीन क्या होगा, एक्वस, आयोडाइड आयंस है तो आयंस भी एक्वस, आयोडीन भी क्या होगा, एक्वस, ब्रोमाइड आयंस है तो ये भी क्या होगा, एक्वस। ऑलराइट, फिर वो कह रहे हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस व्हाई एक्वस आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से कम होती है, बिकॉज आयोडीन is less reactive than bromine. Okay. Next, question number 9. Zinc powder reacts with dilute hydrochloric acid. When 20 cm cube of dilute hydrochloric acid is placed to excess zinc, the volume of hydrogen gas produced at room temperature and pressure is 60. So guys, we have volume. We have volume of HCl. We have volume of hydrogen gas. Okay. Calculate the concentration in mole per dm cube of dilute hydrochloric acid. So first of all, मैं moles of hydrogen gas find out करूंगा। So moles of hydrogen gas find out करने के लिए जो मेरे पास volume है 60.0, उसको मैं divide कर दूंगा 24,000 cm cube से, क्योंकि room temperature क्या रहा है वो हमसे। तो 60 divided by 1000 कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 divided by 1000 हमारे पास हो जाएगा guys, 60 divided by 24,000 is going to be 2.5 into 10 to the power minus 3 moles, right? Moles of hydrogen gas आ गए। हम जानते हैं कि HCl और हाइड्रोजन गैस में रेशियो 2:1 का है, ठीक है ना। यहाँ कितने मोल हैं 2 और यहाँ कितने मोल हैं 1, तो रेशियो 2:1 का है। आपने अभी कितने हाइड्रोजन कैलकुलेट किए, 2.5 into 10 to the power minus 3 moles। सो बताइए मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से मोल्स ऑफ HCl हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम, इट्स गोइंग टू बी 5 into 10 to the power minus 3 moles। अब ये जो मोल्स मेरे पास आए हैं HCl के, ये 20 cm क्यूब में है, तो मैं लिखूंगा 20 cm क्यूब of HCl contain how much moles, 5 into 10 to the power minus 3 moles। तो अगर मुझे इन मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो मैंने क्लास में सिखाया था, मैं उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब से कंपेयर करूंगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली 1 dm क्यूब, राइट। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से और डिवाइड कर दूंगा 20 से, सो इट्स गोइंग टू बी 0.25 मोल पर dm क्यूब। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.25 मोल पर dm क्यूब। तो वो कह रहे हैं आपसे the reaction is repeated using large pieces of zinc instead of zinc powder, all other conditions stays the same, describe how the rate of reaction changes, explain your answer using ideas about collision between particle। देखो आपने जिंक पाउडर कर लिया, जब जिंक पाउडर यूज करेंगे तो लार्ज सरफेस एरिया हो जाएगा,
नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, राइट। और यहाँ पर लार्ज पीस है, इसका मतलब स्मॉल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी लिखना है आपने इन टर्म्स ऑफ कोलिजन लिखना है, तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया, number of reacting particles decreases, जब नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कोलिजन्स भी डिक्रीज होंगे। और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स डिक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, dilute hydrochloric acid is electrolyzed, construct an ionic equation for the reaction at the cathode। कैथोड क्या होता है, याद रखिएगा, cations goes towards cathode, cations goes towards cathode because cathode is itself is a negatively charged। तो अगर तुम्हारे पास dilute HCl है तो उसका मतलब उसमें H+ आयंस आएंगे, वो H+ आयंस कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होंगे। हाइड्रोजन ऑलवेज एक्सिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो यही इक्वेशन एग्जैक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, बिकॉज एट कैथोड रिडक्शंस ऑलवेज टेक्स प्लेस, तो हमने ध्यान में रख के इसी तरह से काम करना है। Now state the essential conditions needed for rusting। और rusting की conditions क्या होती हैं, water and oxygen, water and oxygen। ठीक है, explain how zinc prevents iron from rusting by the method of sacrificial protection। आप जानते हैं कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वो फौरन ऑक्सीडाइज होकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेगा और आयरन को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, zinc is more reactive than iron, it will oxidize preferentially and sacrifices itself to protect iron। Give one example of the use of sacrificial protection। तो बेटा आपने देखा होगा शिप्स पानी के अंदर चलते हैं, मैंने क्लास में भी बताया था आपको, उन शिप्स के जो हल होते हैं बिल्कुल बिल्कुल बेस जो होती है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं जिंक और मैग्नीशियम मेटल के, जिसकी वजह से वो जहाज समंदर में मुसलसल रहने के बावजूद करोड़ नहीं होते। ऑलराइट, तो शिप्स हल, ठीक है। इसके अलावा अंडरग्राउंड जो वाटर पाइप्स होते हैं उनमें भी हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं। Okay, that's the end of our paper, I believe that's the end of the paper। guys, recordings share करूंगा लेकिन मुझे feedback जरूर दीजिएगा आप लोग।